हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका, क्योंकि डाइजेशन भी पूछता है। कैसा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फैट का कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का कैसे होता है, ये सब क्वेश्चन आता ही आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में से लीवर के बारे में क्वेश्चन आता ही है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, पेनक्रियाज के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तो ये सब स्टोमक के बारे में, ये सब ऑर्गन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो आज सारा हम डिस्कस करेंगे और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखिए क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। किसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को ही, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेशनल ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट या जीआईटी ट्रैक्ट या जीयूटी और एलिमेंट्री कैनाल। अगर ये सब क्वेश्चन में आता है तो समझ जाइएगा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही क्वेश्चन है। ये सारा कुछ किसके अंदर आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑल ओवर आता है। तब बोल सकते हैं द जीआई ट्रैक्ट इज एन ऑर्गन सिस्टम विद इन ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। ये ह्यूमन और अदर एनिमल्स में भी ये होता है। विच टेक्स इन फूड डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी ये फूड लेता है और इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है एंड एनर्जी मिलता है एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सपेल द रिमेनिंग वेस्ट एज फीकस। और जो भी एब्जॉर्प्शन के बाद रिमेनिंग वेस्ट बचता है वो फीकस के रूप में बाहर आता है। यानी हमारे शरीर से जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, वो सब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद एक्सक्रीट होता है। रिमेनिंग जो बच जाता है वेस्ट वो फीकस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। अब देखिए ये इमेज है एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट बोलिए। देखिए ऊपर सैलिवरी ग्लैंड मेंशन किया गया है, फिर एपिग्लॉटिस, देन ईसोफेगस, उसके बाद लीवर, फिर वही कार्डियक स्फिंक्टर होता है किसमें, जो स्टमक है। कार्डियक और पाइलोरस दो इंस्पेक्चर होता है स्टमक में, वो है लीवर। गॉल ब्लेडर है, ड्यूडेनम है लोअर पार्ट, फिर पेनक्रियाज जस्ट पीछे होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, वही इलियम को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम, अपेंडिक्स, रेक्टम, कोलोन। तो ये सब हम डीपली जानेंगे सभी एक एक ऑर्गन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन अलग जानेंगे क्या होता है, स्टमक क्या होता है, लीवर क्या होता है, पेनक्रियाज क्या होता है, ये सब हम अलग लेक्चर में जानेंगे। तो ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट का इमेज है। अगर एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट, जीयूटी, तो ये एग्ज़ाम में पूछता है तो यही स्ट्रक्चर बनाना है किसी भी एग्ज़ाम में। ये अब देखिए द प्रोसेस बाय विच द फूड इज ब्रेक डाउन इनटू केमिकल सबस्टांसेस। देखिए फूड ब्रेक डाउन होता है किसमें? केमिकल सबस्टांसेस के रूप में, दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज एज अ न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी। अब ये एब्जॉर्ब भी होता है और यूज होता है न्यूट्रिएंट के रूप में हमारे बॉडी में। उसी प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब ब्रेक डाउन होता है क्या क्या? केमिकल और मैकेनिकल ब्रेक डाउन, दो ब्रेक डाउन होता है। अब केमिकल ब्रेक डाउन क्या होता है? देखिए इंजाइम सेक्रेटेड बाय अ ग्लैंड और एसेसरी ऑर्गन, यानी जो ब्रेक डाउन इंजाइम सेक्रेशन के कारण होता है और एसेसरी ऑर्गन जो हमारा इंजाइम के हेल्प से होता है, तो वो केमिकल ब्रेक डाउन होता है। और मैकेनिकल यानी मैस्टिकेशन बाय माउथ, बाय टीथ एंड अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन, यानी च्यूइंग करना, तो ये हम खुद से करते हैं, तो ये मैकेनिकल ब्रेक डाउन हुआ। तो दो प्रकार का ब्रेक डाउन होता है, एक केमिकल एक मैकेनिकल। केमिकल जो हमारे बॉडी के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसके द्वारा डाइजेशन होता है वो केमिकल, और जो भी फूड पार्टिकल्स को हम कट करते हैं अपने तीतों से, च्यूइंग करते हैं, क्रश करते हैं, तो वो हमारा मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस कैसे होता है, यानी देखिए सबसे पहले हम इंजेशन करते हैं, कोई भी चीज़ को हम इंजेस्ट करते हैं, यानी हम अपने अंदर लेते हैं।
निगलना वही होता है। इंजेक्शन करते हैं, फिर प्रपल्सन, उसमें मूवमेंट होती है, तो वो एक जगह से दूसरे, जैसे कि हम माउथ में फूड कंज्यूम किए तो वो प्रपल्सन हुआ, आगे की ओर बढ़ा ईसोफेगस के थ्रू, तो वो प्रपल्सन हुआ। देन डाइजेशन होगा, स्टोमक से स्टार्ट हो जाता है। देन एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लास्ट होता है एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस। देखिए, द मेजर ऑर्गेन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से होते हैं? माउथ आते हैं, फेरिंग्स आते हैं, ईसोफेगस आते हैं, स्टोमक आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, रेक्टम। तो ये सारे और जो भी ऑर्गेन का नाम दिया गया है ये सब आते हैं किस में? डाइजेस्टिव सिस्टम में। इतने सारे ऑर्गेन के बारे में पढ़ना है। अब कुछ एसेसरी ऑर्गन भी है जिसमें लीवर आ जाएगा, गॉल ब्लैडर आ जाएगा, पेनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड। तो ये सारे स्ट्रक्चर आते हैं किस में? डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर एलिमेंट्री टेक्स्ट पूछता है तो ऐसे ही सेम नोट्स जैसे इसमें बताया गया है उसी प्रकार आप लिख सकते हैं। देन फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अब क्या फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का? जीआई ट्रैक्ट का। देखिए, सबसे पहले तो इंजेक्शन हो रहा था। क्या हो रहा है? इंजेक्शन, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, दैट इज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये ईटिंग और ड्रिंकिंग को ही हम इंजेक्शन कहते हैं, जो पहले ही मैंने बताया। देखिए, प्रपल्सन क्या होता है? मिक्सेस एंड मूव्स द कंटेंट्स अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यानी जो मिक्स होता है खाने के बाद, इंजेस्ट करने के बाद, और उसका प्रपल्सन यानी मूवमेंट होना, मूव्स होना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, वही प्रपल्सन होता है। देन डाइजेशन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एग्जाम्पल मास्टिकेशन, च्यूइंग, या केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय एंजाइम। तो ये डाइजेशन होता है, या तो केमिकल के थ्रू हुआ या मास्टिकेशन के द्वारा हुआ, तो ये डाइजेशन होता है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंसेस पास थ्रू द वॉल्स ऑफ सम ऑर्गन्स, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंसेस पास होता है और वाल्स, कुछ ऑर्गन्स के वाल्स पर जा कर के वहाँ एब्जॉर्प्शन उसका स्टार्ट हो जाता है और ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो जाता है। देन एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन क्या है? फूड सब्सटेंसेस दैट हैव बीन ईटेन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल एज फीकस बाय द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। जो डेफिकेशन के थ्रू निकलता है, जो भी वेस्ट बच जाता है, उसी को हम एलिमिनेशन कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखे थे माउथ। अब माउथ के बारे में जानेंगे कि माउथ क्या होता है, क्या वर्क होता है। देखिए, द माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। माउथ फर्स्ट पोर्शन होता है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का पहला ऑर्गेन होता है दैट रिसीव फूड एंड प्रोड्यूसेस सलाइवा, जो फूड को रिसीव करता है और सलाइवा का सेक्रेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। द ओरल म्यूकस या म्यूकोसा इज द म्यूकस मेम्ब्रेन इपिथेलियम लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द माउथ। ये कहाँ से आता है? देखिए, इपिथेलियम लाइनिंग इन माउथ में होता है, वहाँ से ही म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा प्रोडक्शन होता है। अब रिलेशन क्या है? देखिए, एंटीरियरली अगर देखेंगे तो लिप्स होता है माउथ से, पोस्टीरियरली देखें कंटिन्यू विथ ओरोफेरिंग्स, लेटरली देखेंगे तो मसल ऑफ चिक्स, सुपीरियरली बोनी हार्ड प्लेट, इन्फीरियरली मस्कुलर टंग एंड द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो ये रिलेशंस है किसके? माउथ के रिलेशन से है। क्या क्या देखने को मिलता है आगे, उसके पीछे, उसके साइड में, उसके ऊपर, उसके नीचे, तो ये सब ऑर्गन देखने को मिलता है। अब देखिए, द प्लेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ एंड इज डिवाइडेड इनटू द इंटीरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। तो ये दो पैलेट में डिवाइड होता है, एक तो हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है। जो इंटीरियर होता है वो हार्ड पैलेट होता है एंड पोस्टीरियर होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। द भलवा इज अ कर्व्ड फोल्ड ऑफ मसल कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडिल। तो ये भलवा इज अ कर्व्ड फोल्ड ऑफ मसल। ये भलवा कैसा फोल्ड होता है? कर्व्ड फोल्ड होता है मसल का, कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो किससे कवर्ड होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है, एंड हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडल, और ये डाउन होता है बीचों बीच। अब देखिए, ये माउथ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखिए, टीथ सबसे पहले दिख रहा होगा, उसके ऊपर गम्स होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है,
टॉन्सिल और हार्ड पैलेट ऊपर होता है, उसके नीचे जस्ट सॉफ्ट पैलेट होता है, और वल्वा होता है, फिर टंग और लिप इसमें डिनोट किया गया है। तो ये ऑल ओवर था माउथ के बारे में। अब हम देखेंगे टंग के बारे में। टंग क्या होता है? द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गेन इन द माउथ। टंग कैसा ऑर्गेन है? मस्कुलर ऑर्गेन है, का माउथ में होता है। डैट मैनिपुलेट्स फूड फॉर मेस्टिकेशन एंड इज यूज्ड इन एक्ट ऑफ सॉलोइंग। देखिए ये हेल्प, टंग क्या चीज़ में हेल्प करता है? जब हम मेस्टिकेशन करते हैं तो उसमें उलट पलट करता है फूड को इधर से उधर, जिससे हम इजीली तरह से उसको क्रश कर पाते हैं फूड को, और स्वॉलिंग करने में हेल्प करता है। कौन? टंग। इट इज ऑफ इम्पोर्टेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इज द प्राइमरी ऑर्गेन ऑफ टेस्ट इन द गैस्ट्रेटरी सिस्टम। ये इम्पोर्टेंस, डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंस इसका बहुत ही महत्व होता है। किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। एंड इज द प्राइमरी ऑर्गेन ऑफ टेस्ट, ये फर्स्ट ऑर्गेन है क्या चीज़ का? टेस्ट का। अब देखिए ये टंग का स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें प्लेटिन या टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, फोलिएट पेपली होती है और फिलिफॉर्म पेपली होती है, और सर्कुमवैलेट पेपली और फंगीफन पेपली। तो ये टंग का स्ट्रक्चर है, आप लोग इजीली बना सकते हैं। देखिए फंक्शन क्या होता है? मेस्टिकेशन यानी चीविंग, डिग्लूटेशन सॉलिंग करने में, स्पीच करने में, बोलने में भी सहायता आता है, टेस्ट स्वाद चखने में भी सहायता आता है। किसका? जो हमारा लिप्स टंग होता है वो। अब देखेंगे हम टीथ। टीथ क्या होता है? द ह्यूमन टीथ फंक्शन टू mechanically break down items of food by cutting and crushing them in preparation for swallowing and digesting. Humans have 4 types of teeth. तो ये सारे फंक्शन काम करते हैं कौन? टीथ। देखिए द ह्यूमन टीथ फंक्शन टू मैकेनिकली ब्रेक डाउन, यानी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, आइटम ऑफ फूड ऑफ कटिंग एंड क्रशिंग, कट करना, क्रश करना, देम इन प्रिपरेशन फॉर सॉलोइंग एंड डाइजेशन। तो ये सब फंक्शन है टीथ का। देखिए कौन कौन से टीथ, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब टीथ होते हैं। इंसीजर कितने होते हैं? 2 इंसीजर होते हैं। कैनिन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है, मोलर 3 होता है। और ये फार्मूला है याद रखने का। एडल्ट में 2123/2123 और चिल्ड्रेन में 2102/2102। तो ये फार्मूला है, ये रिमेंबर करने का। अब पार्ट ऑफ टीथ, टीथ के पार्ट कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखिए इनेमल, इनेमल कौन पार्ट होता है? हार्डेस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ, ये सबसे हार्डेस्ट होता है। कौन? इनेमल जो होता है वो बहुत ही हार्डेस्ट होता है। अब डेंटिन, बोनी लेयर ऑफ टीथ, डेंटिन कौन सा लेयर होता है टीथ का? बोनी लेयर। अब पल्प, इनर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ, जिसे हम पल्प कहते हैं। फिर सीमेंटम, डैट कवर्स द रूट ऑफ टीथ, ये कवर्स करता है क्या? रूट ऑफ टीथ को कवर्स करता है। कौन? सीमेंटम। तो ये हमारा ऑल ओवर था टीथ के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों इजीली पढ़ सके, हेल्प मिल सके उनको। अब हम देखेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? देखिए ईसोफेगस, इसका सिनोनिम होता है फूड पाइप। ईसोफेगस इज ऑल्सो नॉन एज फूड पाइप, इसे बोलते हैं। डिफिनीशन देखिए, पैसेज बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टोमक, ये एक रास्ता होता है, पासवे होता है किसमें? फेरिंग्स और स्टोमक के बीच का, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। बॉर्डर्स एंड सरफेसेस, अब क्या बॉर्डर्स और सरफेस होता है ईसोफेगस का? पेरिटोनियम कवर्स द ईसोफेगस ओनली एंटीरियरली, पेरिटोनियम कवर्स द ईसोफेगस ओनली एंटीरियरली। पेरिटोनियम कवर्स कहाँ होता है? ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसका? ईसोफेगस में। अब डायमेंशन, क्या डायमेंशन होता है ईसोफेगस का? 25 सेंटीमीटर लेंथ, यानी लंबाई इसकी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब रिलेशन देखेंगे, क्या किस चीज से रिलेट करता है? देखिए थोरेसिक पार्ट ऑफ ईसोफेगस एंटीरियरली ट्रेकिया,
पेरिकार्डियम और डायफ्राम, ये एंटीरियरली सामने की ओर होता है ईसोफेगस के जस्ट। अब पोस्टीरियरली देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम और थोरैसिक डक्ट, ये दो डक्ट, थोरैसिक डक्ट और वर्टिब्रल कॉलम ये पोस्टीरियरली होते हैं किसके, ईसोफेगस के पीछे, और आगे ट्रेकिया हो रहा था, पेरिकार्डियम और डायफ्राम। तो ये तीन स्ट्रक्चर ईसोफेगस के आगे यानी सामने होते हैं। अब एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस पियर्स इनटू एब्डोमिनल रीजन थ्रू ईसोफेजियल ओपनिंग ऑफ डायफ्राम मसल, जहाँ से डायफ्राम मसल से ईसोफेजियल ओपनिंग होती है, सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ T10 वर्टिब्रा। कहाँ तक होता है, T10 यानी थोरैसिक 10 वर्टिब्रा तक सिचुएटेड होता है। कौन, तो ईसोफेगस। फंक्शन क्या होता है ईसोफेगस का, इट इज अ पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टोमक। ये पैसेज होता है बकल कैविटी का, जो फूड को ट्रांसफर करता है बकल कैविटी से स्टोमक की ओर। क्या है, इट इज अ पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टोमक। ये पैसेज है और फूड ट्रांसफर करने का बकल कैविटी से स्टोमक तक। अब ब्लड सप्लाई, अब ब्लड सप्लाई कैसे होता है ईसोफेगस में, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से होता है, यानी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी बोलते हैं उसे। अब वेनस ड्रेनेज, ब्रैकियोसिफेलिक वेन अपर पार्ट में, फिर अजाइगस वेन मिडिल पार्ट में, और लोअर पार्ट में होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो ये तीन वेनस ड्रेनेज होते हैं और एक ब्लड सप्लाई। अब नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई पारासिम्पेथेटिक नर्व्स और सिंपैथेटिक नर्व्स, जो लैरेंजियल नर्व्स होता है वो पारासिम्पेथेटिक होता है, और सिंपैथेटिक नर्व्स फाइबर्स डायरेक्टली कम फ्रॉम अपर फोर्थ थोरैसिक गैंग्लिया। तो ये टोटल था किसके बारे में, ईसोफेगस के बारे में था। अब हम स्टोमक के बारे में जानेंगे कि स्टोमक क्या होता है। देखिए स्टोमक क्या होता है, देखिए स्टोमक इज ऑल्सो नोन एज गैस्टर या बेली। स्टोमक को हम गैस्टर भी कहते हैं या बेली भी कहते हैं। डेफिनेशन, इट इज अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव। ये मस्कुलर बैग है फॉर्मिंग द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव, ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है किसका, डाइजेस्टिव ट्यूब का। अब बॉर्डर्स, कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं और सरफेसेस, 2 ओपनिंग होती है यानी ओरिफिस को ही ओपनिंग बोलते हैं, 2 कर्वेचर्स होते हैं और 2 सरफेसेस होते हैं। यानी 2 ओपनिंग होती है किसमें, स्टोमक में, 2 कर्वेचर्स होते हैं और 2 सरफेस होते हैं। अब कौन ओपनिंग होती है, फर्स्ट पाइलोरिक ओपनिंग होती है, ओरिफिस बोलते हैं, और सेकेंड कार्डियक ओरिफिस होती है। यानी कार्डियक ओरिफिस ऊपर से ही ईसोफेजियल से स्टोमक में आने का रास्ता, वहाँ पर एक स्फिंक्चर होता है वो कार्डियक होता है, और नीचे स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते समय एक स्फिंक्चर वहाँ पर होता है, उसे हम पाइलोरिक ओरिफिस बोलते हैं। अब कर्वेचर, 2 कर्वेचर होते हैं, कौन कौन, एक लेसर कर्वेचर होते हैं यानी राउंड सर्कल वाला पार्ट जो होता है इनर वाला, वो लेसर कर्वेचर या लेसर ओमेंटम होता है। ग्रेटर कर्वेचर या ग्रेटर ओमेंटम होता है जो सी शेप का होता है। देन 2 सरफेसेस, एंटीरियर सरफेस एक पोस्टीरियर सरफेस, 2 सरफेस होता है। अब डायमेंशन, डायमेंशन कैसा दिखता है स्टोमक आपको, जे शेप्ड ऑर्गेन का दिखता है कौन, स्टोमक। व्हेन एम्प्टी, जब खाली रहता है तब जे शेप दिखता है, लेकिन जब भरा रहता है तब कैसा दिखता है, डिस्टेंडेड शेप। जब फूड प्रेजेंट होता है स्टोमक में तो वो डिस्टेंडेड शेप का दिखता है। अब कैपेसिटी, अब स्टोमक की कैपेसिटी कितनी होती है, एट बर्थ, बर्थ के समय 30 ml। अब जब 14 से 16 साल का है चाइल्ड तब 1 लीटर कैपेसिटी होती है बच्चे, यानी कैपेसिटी कहने का मतलब कितना उसके एब्डोमेन एडजस्ट कर सकता है। फिर एडल्ट हो गया तो 2 लीटर एडजस्ट करता है। तो ये था स्टोमक। द स्टोमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। ये स्टोमक एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो लेफ्ट साइड अपर एब्डोमेन में अवेलेबल होता है। द स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम द ईसोफेगस। अब स्टोमक फूड रिसीव करता है किससे, ईसोफेगस नहीं देता है उसको। एज फूड रीचेज द एंड ऑफ द ईसोफेगस इट इंटर्स द स्टोमक थ्रू अ मस्कुलर वाल्व कॉल्ड द लोअर ईसोफेजियल एंड स्फिंक्टर, जो हम स्फिंक्टर के बारे में भी जाने हैं। ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें नाम क्लियर हो रहा होगा, कहाँ कर्वेचर था, कहाँ
ओपनिंग या ओरिफिस था, ये दिख रहा होगा आपको। देखिए ईसोफेगस वहाँ कनेक्ट होता है। अब गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन होता है, वहीं कार्डियक ओपनिंग होती है और नीचे पाइलोरिक ओपनिंग होती है। जहाँ कार्डिया लिखा है वहीं कार्डियक ओपनिंग होती है। लेसर कर्वेचर जो इनर पार्ट है और ग्रेटर कर्वेचर साइड वाला, ऊपर वाले को फंडस बोलते हैं और बीच वाले को बॉडी बोलते हैं। और नीचे से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है और बीच वाला पार्ट रास्ता जो होता है ड्यूडेनम से पहले उसको हम एंट्रम बोलते हैं। और इसी जहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है वहीं पर पाइलोरिक ओपनिंग होती है। तो ये स्ट्रक्चर था किसका, स्टोमक का स्ट्रक्चर है। देखिए रिलेशन, अब स्टोमक का रिलेशन देख लीजिए। पेरिटोनियल कैसा होता है, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर पेरिटोनियल में, विसरल ऑर्गन में लीवर, ड्यूडेनम और ट्रांसवर्स कोलन। तो ये सब अटैच होते हैं। अगर ऑर्गन को देखेंगे तो लीवर सटा होता है स्टोमक से, ड्यूडेनम होता है और ट्रांसवर्स कोलन सटा होता है। अब देखेंगे स्टोमक बेड। अब स्टोमक बेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बार बार, तो स्टोमक बेड क्या होता है। देखिए पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टोमक इज रिलेटेड टू फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देखिए पोस्टीरियर सरफेस स्टोमक के क्या क्या रखता है। देखिए डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, स्प्लेनिक आर्टरी, ट्रांसवर्स मीसोकोलोन और स्प्लेनिक प्लेक्सिस ऑफ कोलोन। तो ये टोटल 7 स्ट्रक्चर को हम स्टोमक बेड कहते हैं, जहाँ स्टोमक होता है। सबसे पहला डायफ्राम होता है, लेफ्ट किडनी होता है, फिर लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड भी होता है, फिर पेनक्रियाज, स्प्लेनिक आर्टरी, ट्रांसवर्स मीसोकोलोन और स्प्लेनिक प्लेक्सिस ऑफ कोलोन। तो ये सारे स्ट्रक्चर स्टोमक बेड होता है। अब स्टोमक में ब्लड सप्लाई कैसे होता है। देखिए सिलियल ट्रंक, मेन ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम का सिलियक ट्रंक के द्वारा होता है, यानी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इसी में होता है, हिपैटिक आर्टरी भी। फिर राइट गैस्ट्रिक इपिप्लोइक आर्टरी, तो ये दोनों होता है। अब वेनस ड्रेनेज स्टोमक में पोर्टल वेन के द्वारा प्रेजेंट इन थोरेसिक एंड एब्डोमिनल रीजन में होता है। फिर राइट गैस्ट्रिक वेन एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन इनटू पोर्टल वेन, जो भी दोनों वेन होता है राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, वो ड्रेन होता है कहाँ, मेन पोर्टल वेन में ड्रेन होता है। अब नर्व सप्लाई, क्या क्या नर्व सप्लाई होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों होता है, जो T6 to T11 नर्व सप्लाई होता है। अब क्या फंक्शन है स्टोमक का फंक्शन। देखिए स्टोमक एक्ट्स एज रिजर्वायर ऑफ फूड। स्टोमक कैसे एक्ट करता है, एक रिजर्वायर ऑफ फूड की तरह। बाय इट्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट इट सॉफ्टनेस एंड मिक्सेस द फूड विथ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस HCl विच डिस्ट्रॉयज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। तो ये फंक्शन है, यानी स्टोमक एक्ट्स एज रिजर्वायर ऑफ फूड। स्टोमक रिजर्वायर के रूप में काम करता है, यानी एक थैली के रूप में काम करता है। बाय इट्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट इट सॉफ्टनेस एंड मिक्सेस द फूड विथ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होता है इसमें फूड और सॉफ्ट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस HCl प्रोड्यूस करता है विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गन, जो हार्मलेस और फॉरेन ऑर्गेनिम्स को डिस्ट्रॉय करता है। कौन, HCl। अब गैस्ट्रिक सेक्रेटरी सेल क्या क्या होता है। देखिए एक चीफ सेल होता है, पेराइटल सेल और म्यूकस सेल। चीफ सेल सेक्रेट पेप्सिनोजेन, क्या सेक्रेट करता है, पेप्सिनोजेन सेक्रेट करता है और इनएक्टिव एंजाइम। अब पेराइटल सेल सेक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर विच हेल्प्स एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब म्यूकस सेल सेक्रेट म्यूकस एंड अल्कलाइन सब्सटेंस टू हेल्प न्यूट्रलाइज HCl इन द गैस्ट्रिक जूस। म्यूकस सेल ही न्यूट्रलाइज करता है HCl को और गैस्ट्रिक जूस को। फिर G सेल क्या करता है, सेक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन विच स्टिमुलेट द पेराइटल सेल एंड ओवरऑल गैस्ट्रिक। तो ये हम सेल था, टोटल कौन कौन से गैस्ट्रिक सेल होते हैं। अब जानेंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है। द पेनक्रियाज इज अ ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये पेनक्रियाज एक ग्लैंडुलर ऑर्गन ही है, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड इंडोक्राइन सिस्टम में भी आता है। फिर इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ लोकेटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी में पेनक्रियाज लोकेटेड होता है, यानी स्थिर होता है बिहाइंड द स्टोमक। कहाँ, स्टोमक के जस्ट पीछे। कौन प्रेजेंट होता है,
पेनक्रियाज। It is an endocrine gland producing several important hormones including insulin, glucagon, somatostatin and pancreatic polypeptide, all of which circulate in the blood। ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये पेनक्रियाज का सेक्रेशन होता है। फिर लेंथ, अब लेंथ देखेंगे 15 सेंटीमीटर लंबा यानी 6 इंच का पेनक्रियाज होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास दिख रहा होगा वो पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है। आप इसे देख करके कीड़ा मत समझिए, ये पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें मेंशन किया गया है, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है टेल है, फिर बॉडी है, उसका नेक है, हेड है और अनोनेट प्रोसेस है। फिर स्ट्रक्चर, एनाटोमिकली द पेनक्रियाज इज डिवाइडेड इनटू हेड ऑफ पेनक्रियाज। अब एनाटोमिकली देखेंगे तो ये डिवाइड होता है हेड ऑफ पेनक्रियाज। द नेक ऑफ पेनक्रियाज इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। नेक कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच लॉन्ग एंड लाइज बिटवीन द हेड एंड द बॉडी, और स्थिर होता है हेड और बॉडी के बीच में। द बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। बॉडी सबसे लंबा पार्ट होता है पेनक्रियाज का। एंड लाइज बिहाइंड द पाइलोरस, और कहाँ होता है पाइलोरस के पास। द टेल इंस बाय एबूटिंग द स्प्लीन, वो स्प्लीन तक होता है जो टेल रीजन होता है पेनक्रियाज का। फंक्शन, द पेनक्रियाज इज इन्वॉल्व इन द ब्लड शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म विद द बॉडी। पेनक्रियाज इन्वॉल्व होता है ब्लड शुगर कंट्रोल में और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। पेनक्रियाटिक आइसोलेट आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज। कुछ पेनक्रियाटिक आइसोलेट होते हैं जिसे हम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है कहाँ पेनक्रियाज में। These isolate are 4 main types of cell which are involved in the regulation of blood glucose level। ये isolate 4 main types सेल होता है which involve होता है किसमें, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इस टाइप ऑफ सेल सेक्रेट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। जितने भी टाइप के सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन का सेक्रेशन करता है। किसके सेल, जो पेनक्रियाज में डिफरेंट टाइप्स का सेल होता है उसका सेक्रेशन करता है। कौन सेक्रेशन करता है, क्या सेक्रेशन करता है, हार्मोन्स। जो भी सेल है अलग अलग, सबका अलग अलग सेक्रेशन होता है। देखिए अल्फा सेल का क्या सेक्रेशन होता है, सेक्रेट ग्लूकागॉन। क्या सेक्रेट करता है, ग्लूकागॉन। जो अल्फा सेल होता है वो ग्लूकागॉन सेक्रेट करता है जो इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कहाँ, जब कमी हो जाती है ब्लड में तब। फिर बीटा सेल क्या है, सेक्रेट करता है, सेक्रेट इंसुलिन। बीटा सेल का सेक्रेट क्या करता है, इंसुलिन को सेक्रेट करता है जो डिक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल। ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको बीटा सेल डिक्रीज करता है। फिर डेल्टा सेल सेक्रेट क्या करता है, सोमैटोस्टेटिन का सेक्रेशन करता है जो रेगुलेट्स और स्टॉप अल्फा एंड बीटा सेल दोनों को कंट्रोल करता है। उसका नाम है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल ही दोनों सेल को कंट्रोल करता है। अब गामा सेल क्या सेक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। गामा सेल सेक्रेट क्या करता है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये सेक्रेशन करता है कौन, गामा सेल। अब हम गॉल ब्लैडर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इससे आगे भी वीडियो चाहिए जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कैसा वीडियो लगा, कैसा नोट्स है आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब करें।